हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करते हैं और करते भी रहेंगे। जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों 2026 मैट्रिक में देने वाले हैं वो विद्यार्थी प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, उसका शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस भिडंडा की बात करते हैं। भिडंडा का स्वरूप क्या है। इसका उत्तर है, भीमराव अंबेडकर जिस भिडंडा की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जाति पात ऊंच नीच की भावना रखते हैं। भिडंडा का स्वरूप यह है कि कार्य का विभाजन कुशलता के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, जबकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप बन गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में समानता, सुंदरता और बंधुता होनी चाहिए। ऐसा समाज में जहां किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी लोग के समान अवसर मिले और वे अपने योगदान के अनुसार के आगे बढ़ सके। समाज में सामाजिक न्याय और आपसी सम्मान की भावना बनी रहे, यही आदर्श समाज की सच्ची गतिशीलता होगी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर भीमराव के अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां क्या है। इसका उत्तर है, जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई आपत्तियां जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति पर जन्म लेता है वह अपने माता पिता के पैसे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो। इससे वह अपने देश में रुकिए एक मिनट बच्चों, दिख नहीं रहा अच्छे से। देश में समाज का, रुकिए बच्चों एक मिनट, देश में समाज का, अरे रुक जाइए बच्चों गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, देश में समाज का रुकिए बच्चों, समाज का विकास नहीं कर पाता। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा इस साल भी। जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे जल्द से जल्द लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जाति भारतीय में समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। इसका उत्तर होगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रम की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन तय कर दी जाता है, जो विवशता और अज्ञता के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है। यह विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। चलिए पाँचवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। इसका उत्तर है, हम वास्तव में कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानी जाती है, क्योंकि मानव का जिस जाति पर जन्म लेता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर उसी पेशे बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता।
जिससे अपने समाज और देश की विकास नहीं हो पाता। हिंदू धर्म में जाति धर्म प्रथा के तहत ऐसा निर्धारित कर दिया जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भीमराव अंबेडकर आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती। जाति प्रथा के आगे मनुष्य की भावना, इसके आगे भी है, आगे और रुचि का कोई स्थान नहीं होता और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रुकिए, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन हक्का बक एक मिनट बच्चों, इसे थोड़ा जूम कर दे। हाँ, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? इसका उत्तर देखते हैं। मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि उसने सोचा था कि सेन साहब के बेटे खोखा कासू के दांत तोड़ने के कारण उसके पिता गिरधर उसे बहुत पीटेंगे। लेकिन जब वो रात घर में लौटा तो उसके पिता ने पीटने के बजाय उसे लपककर हाथों में उठा लिया और प्यार से शाबाशी दी। पिता के चेहरे पर नाराजगी का बादल हट गया था। अपने पिता का ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार देखकर और उनसे इतना गर्व का हुआ प्यार पाकर मदन को विश्वास नहीं हुआ और हक्का बक्का आश्चर्यचकित रह गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के नायक कौन है? तरकपुर उत्तर दे। इसका उत्तर है, हमारी नज़र में 20 के दांत कहानी के नायक मदन है, क्योंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। मदन जब लट्टू नचा रहा था उसी समय खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है, 2-4 घूंसे मदन को जमा देता है। उसके बाद मदन ने भी कासू के दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार के बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग निर्धारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। इसका उत्तर है, सेन साहब के परिवार में बच्चों को लालन पालन में जो लिंग आधारित भेदभाव है वह सचमुच की एक कठोर अन्याय है। सेन साहब अपनी बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते तथा बेटियों को खुलकर हंसने की भी इजाज़त नहीं देते। वही बेटे में नटखटपन के रूप में इंजीनियर का स्वरूप देखते हैं, जो आधुनिक समाज के लिए उचित नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जूम कर दे। हमारा 10 नंबर जो क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़े के कारण क्या था? इसे प्रसंग के द्वारा नलिन बिलोचन शर्मा क्या दिखाना चाहते हैं? इसका उत्तर है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के झगड़े का मूल कारण लट्टू का खेल और क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया तथा उसे धकेल दिया गया, इस बात के लेकर मदन भी कासू को लट्टू खेलने से इनकार कर दिया, जिससे कासू और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। इस प्रसंग में माध्यम से लेखक बताता चाहता है कि बालक नादान होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, समष्टि भूमंडल में सर्वाधिक समृद्धि और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। मैक्समून ने ऐसा क्या कहा है? इसका उत्तर है, समष्टि भूमंडल में सर्वाधिक समृद्ध और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत। मैक्समून ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत के एक ऐसे मानव है जैसा देश के जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए जो विश्व के इसका आगे भी है, जो विश्व के
जो विश्व के दार्शनिक के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन के सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान के वातावरण आसानी से मिल जाता है, जो पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ भूतल पे ही स्वर्ग ही छटा निखर रही है। चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है हम लोग का 12वां क्वेश्चन है हम लोग का लेखक मैक्स मूर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? इसका उत्तर है लेखक मैक्स मूर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। भारतीय ग्रामीण की सच्चाई में प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरी होती है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। गाँवों की अपेक्षा शहर ज़्यादा प्रदूषण होते हैं और शहरों में लोग अब सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। शहरे लोगों में सहयोग से भावना नहीं होती, अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है। चलिए हमारा अगला नंबर जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय हो और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता उपयोगी लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ने ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। यहाँ जीवन से बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए जो विश्व के लोग के लिए चिंतन का विषय है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है और किसने कहा है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वेदांतियों का भी वेदांती फ्रेडरिक मैक्स मूर को कहा गया है। यह उपदेश उन्हें भारतीय दर्शन और वेदांत साहित्य के प्रति उनके गहन ज्ञान और आदर और पश्चिम दुनिया में इसके प्रसार के लिए दी गई थी। यह उपाधि स्वामी विवेकानंद ने दी थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक मैक्स मूर ने नीति कथाओं के क्षेत्र पर किस तरह भारतीय योगदान और रेखांकित किया? इसका उत्तर है लेखक मैक्स मूर ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण को निजीवन का संचार हुआ है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर अनेक नीति कथाएं पूरे से पश्चिम की ओर जाती रही है। ये बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से कहावत के रूप में समेट दिया जाता है, जैसे शेर के खाल में गधा की कहावत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा धर्म की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है? भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्गम की उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि, बौद्ध धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यह नए मत मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इसी तरह भारत धार्मिक क्षेत्र भी विश्व की आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा भारत किस तरह के अतीत और सुदूर भविष्य में जोड़ता है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर है भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यामय यह की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। आज की किसी भी समस्या से निपटने या किसी भी मसले को सिखाने की बात क्यों नहीं हो, भारत के रूप में ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में और कहीं नहीं मिल सकती। अतः भारत बीते हुए कुल और आने वाले समझ के लिए एक से के रूप में माने हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैक्स मूर ने सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना
क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है मैक्समून ने नया सिकंदर भारत आने वाला नागरिक अन्वेषकों, पर्यटकों, एक अधिकारियों को कहा है और ऐसा कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। जैसे सर विलियम जोन्स ने कोलकाता पहुंचने के बाद इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार काम किए, उसी प्रकार आज भी भारतीयों को निकट से जानने की नवीन आगे देखते हैं, इसका है नवीन स्वतःप्रदर्शी का आज का सिकंदर कहना गलत है, यह उचित है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? इसका उत्तर है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। वह वन मनुष्य की तरह था। उस समय वह अपने नाखूनों की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद नख से उसके असली हथियार थे। इन दोनों अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून की आवश्यक अंग थे। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य की याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून की भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्रचलित नख है एवं दांत एवं आश्रित रहने वाला जीव है। पशु की क्षमता तुमसे अब भी विद्यमान है। चलिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? हमारा उत्तर है कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी, क्योंकि आत्मरक्षा के एक भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिवादियों की पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक अंग थे। इस दृष्टि में लेखक हजारी प्रसाद। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? इसका उत्तर है मनुष्य निरंतर समय होने के लिए परेशान रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास तेज होती गई मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र सभ्यता संस्कृति और न्यूनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली के परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे जो अब सदैव के रूप में देखने लगे, इससे नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु तो मनुष्य से नाखून को काट देना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है बच्चों, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य को आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। इसका प्रश्न है बच्चों, प्रसंग में ऐसा तो नहीं मानता कि जो हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष, उससे हम चिपटे ही रहेंगे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे की गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक महोदय का अभिप्राय यह है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच परख कर लेते और जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते। चलिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? इसका उत्तर है देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवाड़ी, मराठी, मैथिली, मंगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में फैली हुई है। चलिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक गुरांकर मोले ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया? इसका उत्तर है लेखक गुरांकर मोले ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरी का संबंध बताया तथा साथ ही दक्षिण भारत की ब्राह्मी लिपि और नंदी नागरी लिपि की तुलना देवनागरी लिपि से की है। चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर दे। उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेखक प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर देखते हैं बच्चों,
उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी की लाहौर के टकसाल में डाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हमें नागरी लिपि के शब्द देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोहम्मद गोरी, आउद्दीन खिलजी से शेरशाह, अकबर आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख प्राप्त होते हैं। चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 26। अगला नंबर 26 है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में गुणांकर मूल्य का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया? इसका उत्तर है नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक गुणांकर मूल्य का कहना है कि यह सत्य है कि नागरी शब्द में किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबोधित है, और ये जानकारी भी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर कहते हैं और स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली कहते हैं। चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 27 देखते हैं बच्चों। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन 27 है। 27 को देखते हैं क्या है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिति कैसे आई? इसका उत्तर है गरीब 2 सदी पहले बड़ी बार से इस लिपि की टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए देवनागरी के अक्षरों में स्थिरता आई। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है भाई बच्चों, लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि जैसे उस पर ऐसे भारी दायित्व आ गया है? इसका उत्तर है लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती है। उनका साला नौकर को लाकर सामने खड़ा कर दिया था। अब लेखक महोदय के ऊपर एक भारी दायित्व आ गया था कि नौकर के साथ घर में अच्छी छवि और नौकर के घर में अनुकूल ढल जाए और यह टिक जाए। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 29 में देखते हैं बच्चों। अपने शब्दों से पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है पहली बार दिखे बहादुर का शरीर चौड़ा और कद छोटा था, गोरा रंग और मुंह चपटा था। वह उजला हाफ पैंट और सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल बांधा हुए थे। चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन 30, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आने वाला है। जल्द से जल्द आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को बनाए रखिए, नहीं भूलिए। चलिए इसका 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था? लेखक महोदय की सभी भाइयों और रिश्तेदार ऊंचे पद पे थे, इसीलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर था। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदारी का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्या हो गई। उसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। उसके बाद लेखक महोदय को लगा कि नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी हो गया। तब के लिए बाय बच्चों, और हम लोग अगले चैनल में मिलते हैं।